दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, जो यूजीसी नेट में लगा है, टीआरई में भी लगा है, बीपीएससी टीचर में आप देख सकते हैं और अक्सर तौर पे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। आप जानिएगा कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारतीय संविधान में कहीं भी राष्ट्रीय भाषा का उल्लेख नहीं है। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, हम 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। मतलब 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे कोई आदमी पूछे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, तो आप बोलिएगा कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं या हिंदी दिवस। देखो, 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 10 जनवरी को, जानते हो? क्योंकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 10 जनवरी 1975 को हुआ प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, और नागपुर में हुआ, जिसका उद्घाटन की थी इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी। और इसीलिए उसी दिन को याद करने के लिए 10 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और जानते हो 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब से मनाया जाने लगा? 2006 में, जब मनमोहन सिंह ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में, तुम देखोगे कि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। किस ईयर से? तो 2006 से। अब आप देखिए कि भारतीय संविधान के भाग 5 में, 6 में और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भारतीय संविधान के भाग 5 में, भाग 6 में और भाग 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है, जिसमें अगर तुम संविधान के भाग 17 को देखोगे ना, तो संविधान के भाग 17 का टाइटल ही है राजभाषा। संविधान के भाग 17 देखो, भाग 17 का शीर्षक ही क्या है? राजभाषा है। जिसमें भाग 17 में क्या गो अध्याय है? तो 4 गो अध्याय है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक इसके अंतर्गत आता है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। अब जैसे कि देखो, भाग 5 और भाग 6 को हम लोग पढ़ेंगे, तो भाग 5 में अनुच्छेद तुमको 120 आता है। जानते हो अनुच्छेद 120 क्या बोलता है? अनुच्छेद 120 में संसद में काम करने की भाषा के बारे में बताया गया है कि संसद जो होगा, पार्लियामेंट जो होगा, संसद किस भाषा में अपना काम करेगा, संसद किस भाषा में अपना काम करेगा, यह अनुच्छेद 120 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद जो काम करेगा संसद जिस भाषा में अपना काम करेगा, वो तो या तो हिंदी होगा या अंग्रेजी होगा। मतलब संसद या तो हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में अपना काम करेगा, यह अनुच्छेद 120 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा है। और अगर कोई व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने में असमर्थ है, तो लोकसभा के अध्यक्ष थे और राज्यसभा के जो सभापति है उससे पूछ करके अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, उसकी अनुमति से। अब देखो, भाग 6 यानी कि अनुच्छेद 210, तो अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल की भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 210 में कहा गया कि राज्य की जो विधानसभा या विधान परिषद है वो किस भाषा में काम करेगी। तो अनुच्छेद 210 बोलता है कि राज्य का जो विधानमंडल है वो काम करेगी किस भाषा में? राज्य की राजभाषा में, या हिंदी में, या अंग्रेजी में काम करेगी। ये 210 में कहा गया है। तो राज्य का जो विधानमंडल है वो या तो राज्य की राजभाषा में, या हिंदी में, या अंग्रेजी में काम करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी ये तीनों नहीं जानता हो, तो वो चाहे तो सभापति से, अध्यक्ष से पूछ करके अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। यह अनुच्छेद 210 में है। तो मैंने आपको अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 पढ़ा दिया। अब आप देखिए भाग 17, जिसमें राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक।
तो अनुच्छेद 343 क्या कहता है? सुनो मेरी बात को। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की जो राजभाषा होगा वो हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा, यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है। और अंकों का जो रूप जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। अंकों का रूप क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा। तुम जानते हो जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो अनुच्छेद 343 में कहा गया कि अंग्रेजी आधिकारिक भाषा के रूप में माना जाएगा, लेकिन कब? 15 साल के लिए, मतलब 1965 तक के लिए। लेकिन तुम बताओ आज भी मतलब संघ में अंग्रेजी में काम हो रही है। तो अनुच्छेद 343 क्या बोलता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा, यह अनुच्छेद 343 बोलता है। और अंकों का जो रूप जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। अब आप देखिए अनुच्छेद 344 क्या कहता है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति ना एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा, और वो जो राजभाषा आयोग जो होगा ना वो हिंदी के विस्तार का सुझाव देगा। जैसे अनुच्छेद 344 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा जो हिंदी के प्रयोग और विस्तार का सुझाव देगा। संविधान के लागू होने के प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, 5 साल के बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। और पहला जो राजभाषा आयोग जो बना वो पहला राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में। तो प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बना, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खेरे, बाल गंगाधर खेरे। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछेगा कि राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा जो हिंदी भाषा के प्रयोग और विस्तार का सुझाव देगा। पहला राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1955 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेरे थे, बाल गंगाधर खेरे थे पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। अब देखो अनुच्छेद 345 क्या बोलता है। अनुच्छेद 345 के अनुसार कोई भी जो राज्य जो होगा ना, कोई राज्य का जो विधानमंडल होगा, वो कोई राज्य का विधानमंडल किसी एक भाषा को राज्य भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में अपना सकता है। एक भाषा या अधिक भाषा को राजभाषा के रूप में अपना सकता है। और अगर वह राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया तो उस राज्य का पूरा काम जो होगा, सरकारी कामकाज, वो अंग्रेजी में ही होगा। जैसे मान लो बिहार है, बिहार की राजभाषा हिंदी है और बिहार की दूसरी राजभाषा है उर्दू। लेकिन अगर बिहार हिंदी को अपना राजभाषा न अपनाए, जैसे बिहार सरकार बोलेगी कि हम राजभाषा को नहीं अपनाएंगे, हिंदी को हम अपना राजभाषा नहीं रखेंगे, उर्दू को हम दूसरा राजभाषा नहीं रखेंगे, तब उस राज्य में कौन भाषा में काम होगा? अंग्रेजी में काम होगा। यही कहा गया अनुच्छेद 345 में कि यदि कोई राज्य सरकार या कोई राज्य की विधानमंडल किसी एक भाषा या अधिक भाषा को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाता है तो उस राज्य में जो कामकाज जो होगा, सरकारी कामकाज, वो अंग्रेजी भाषा में ही होगा, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होगा। अब देखो अनुच्छेद 346 क्या बोलता है। अनुच्छेद 346 में है राज्यों के बीच पत्राचार। देखो अनुच्छेद 346 है राज्यों के बीच पत्राचार। जैसे मान लो कि बिहार राज्य है और आसाम है, तो अनुच्छेद 346 ये बोलता है कि अगर दो गो राज्य आपस में संवाद कर रहा है ना, या दो गो राज्य अगर पत्राचार कर रहा है तो उसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगा। अगर दो गो राज्य आपस में पत्राचार कर रहा है तो उसकी आधिकारिक भाषा क्या होगा? अंग्रेजी होगा। यह अनुच्छेद 346 में कहा गया है। लेकिन अगर वह राज्य चाहे तो आपसी समझौता से, अगर हिंदी बोल सकता है दोनों, तो या तो हिंदी में कर लेगा, अन्य तो कोई भी भाषा में आपसी समझौता से कर सकता है। क्या? पत्राचार। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 346 में। लेकिन अगर हिंदी में नहीं करना चाहेगा, आपसी समझौता से दूसरा भाषा में नहीं करना चाहेगा, तो उसको अंग्रेजी में करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी में पत्राचार होगा। तो क्या कहा गया? फिर से एक बार सुनो। अनुच्छेद 346 में राज्यों के बीच पत्राचार का वर्णन है। ये कहा गया है कि अगर दो गो राज्य आपस में पत्राचार करेंगे तो उसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगा। लेकिन अगर दोनों राज्य चाहे तो आपसी समझौता से या तो हिंदी में या किसी अन्य भाषा में भी पत्राचार कर सकता है। अब देखो अनुच्छेद 347 क्या बोलता है। दूसरी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता, यह अनुच्छेद 347 में है। मान लो कि किसी राज्य में कोई भाषा, विशेष भाषा को बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं जो किसी भाषा को बोलता हो, और वह राष्ट्रपति से सिफारिश करता हो कि उस भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता मिल जाए,
तो राष्ट्रपति उस भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। ये अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि अगर किसी राज्य में दूसरी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता, या अनुच्छेद 347 है कि अगर किसी राज्य में किसी विशेष भाषा को बोलने वाले बहुसंख्यक आबादी वर्ग के लोग हो और चाहे कि दूसरी भाषा को राजभाषा के रूप में बनाना, मान्यता देना, तो राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि हम बहुत लोग इस भाषा को बोलते हैं कि हमको, जैसे बिहार में उर्दू जो है, जो क्या है दूसरी राज्य की ये भाषा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इस्लाम वर्ग के लोग जो बोलते थे, तो उन्होंने क्या किया, सरकार को सिफारिश किया कि दूसरी राजभाषा के रूप में किसको मान्यता देना चाहिए, उर्दू को, और मिला। अब देखो अनुच्छेद 348 क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की जो कार्रवाई जो होगा वो पूरा काम अंग्रेजी भाषा में होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्रवाई होगी सभी अंग्रेजी भाषा में होगा। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 348 बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की जितनी कार्रवाई होगी सब अंग्रेजी में होगा। किसी भी राज्य में, जैसे मान लो या संसद में अगर तुम जाओगे तो देखोगे जो बिल आएगा या जो एक्ट आएगा, जो अधिनियम आएगा या जो अध्यादेश आएगा, वो सब तुमको अंग्रेजी में उसका ये होगा। देखो अनुच्छेद 349 क्या बोलता है, अनुच्छेद 349 ये बोलता है कि संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहेगा, संसद अगर राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन को प्रस्तावित करना चाहेगा तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। अगर संसद राजभाषा में कोई बदलाव करना चाहेगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मंजूरी आवश्यक है, और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश पर विचार करने के बाद क्या करेगा, उसको मंजूरी देगा। ये किसमें क्या गया, अनुच्छेद 349 में कहा गया है। अब देखिए कि अनुच्छेद 350 और 51 में क्या कहा गया है। मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूं, 2 आर्टिकल आपका बच चुका है, इसको आप देख ही लीजिए तो आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या कहा गया है अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 में अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में कहा गया है। मान लो कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, तो जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको जो प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा उनकी मातृभाषा में दिया जाएगा। मान लो कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग को जो प्राथमिक शिक्षा जो दिया जाएगा वो किस में दिया जाएगा, उसकी मातृभाषा में दिया जाएगा। ये कहा गया अनुच्छेद 350 में। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग का जो भाषा है उसकी भाषा और लिपि का संरक्षण किया जाएगा। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, मुकदमा दायर करवाने जाता है, तो चाहे तो अपना मतलब क्या कर सकता है, क्षेत्रीय भाषा में भी अपना मुकदमा दायर करवा सकता है। यह अनुच्छेद 350 बोलता है। देखो अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है, हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा, मतलब केंद्र सरकार की दायित्व होगी, संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार और विस्तार करे, कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार और विस्तार करे। यह अनुच्छेद 351 में कहा गया। और हिंदी का प्रचार प्रसार और विस्तार करना किसका काम है, तो संघ का काम है, संघ का दायित्व होगा। 21वें अनुच्छेद 351 में। तो कैसा लगा वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, मैंने जो तुम्हें अभी बताया हिंदी की संवैधानिक स्थिति बताना और पॉइंट कर लेना। अगर अच्छा लगे तो जी धन्यवाद।